हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ वाइज स्टडी। और मैं हूं अंजलि। आज की इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मौर्य डायनेस्टी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। 326 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर, जो कि एक महान योद्धा था और यह मैसिडोन के छत्र फिलिप द्वितीय का पुत्र था, इसने भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाया, योजना बनाई और इसने भारत पर आक्रमण करने के लिए मतलब 326 ईसा पूर्व के आसपास ये वहाँ से निकला। यूनानी शासक था। पहले उसने वहाँ पर हाखामनी साम्राज्य जो था उसको ध्वस्त किया, उसके बाद वह भारत की तरफ प्रस्थान किया। भारत में वह पहुंचा अश्वक राज्य में। अब अश्वक जो है वह एक सीमांत गणराज्य था और इसकी राजधानी मशक थी। अश्वक जो गणराज्य है इसकी राजधानी मशक थी। पहले इसने यहाँ पर मारकाट मचाई, उसके बाद ये आगे बढ़ा और इसका जो युद्ध है वह पोरस राजा के साथ हुआ। पोरस जो कि मतलब ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी के तट पर सिकंदर तथा पोरस के बीच में युद्ध हुआ। पोरस की जो वीरता है उसको देखकर, उसकी बहादुरी को देखकर इसने युद्ध के पश्चात पोरस को इसका राज्य वापस कर दिया था। राजा पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया था और कुछ और भी जो एरिया था उसने राजा पोरस को दिया था। सिकंदर की बात की जाए तो सिकंदर ने निकैया और बौकेफ्ला नाम के नगर भी बसाए थे। निकैया और बौकेफ्ला ये नगर सिकंदर के द्वारा ही बसाए गए थे। इसके बाद यहाँ से ही सिकंदर वापस हो गया था। इसका जो विजय अभियान है भारत में वो व्यास नदी तक ही पहुँच पाया था, क्योंकि जो इंडिया का क्लाइमेटिक वेदर है, जो यहाँ का मौसम है, उसके जो सैनिक थे वो इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से जो सिकंदर अपनी सेना के साथ वहाँ से वापस हो गया व्यास नदी से। अब बात आती है मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो इसकी स्थापना एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य के एक बहुत ही शक्तिशाली और साम्राज्यवादी शासक रहे थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो इसकी सीमा ईरान से मिलती थी। मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने भारत को राजनीतिक तौर से एकबद्ध किया था। ये काफ़ी बड़ा साम्राज्य था और इन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। इसके सिवा इनके बारे में अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की जाए तो इनका वर्णन आपको मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त में मिलता है। मुद्रा राक्षस की जो रचना विशाखदत्त की जो रचना थी मुद्रा राक्षस, माफ़ करें, विशाखदत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम वृषल तथा कुलहीन थे। तो आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या था और 4 ऑप्शन में से आपको वृषल या कुलहीन मिले तो आपको इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन मिले उसको टिक करना है। जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे। साथ ही साथ विशाखदत्त जो थे उन्होंने मुद्रा राक्षस के बाद 2 अन्य रचनाओं में भी मतलब उल्लेख मिलता है, उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। वो है देवी चंद्रगुप्तम, जो दूसरी रचना है वो है देवी चंद्रगुप्तम
तथा अभिसारिका वंचितक अभिसारिका अभिसारिका वंचितक। ये दोनों वो रचनाएं हैं जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने दी थी? यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा था? यह विलियम जोन्स थे। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान देने वाले कौन थे? ये थे विलियम जोन्स। साथ ही साथ जो जस्टिन है, जस्टिन ने एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम जस्टिन है, इन्होंने सेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर जो थे, सिकंदर वहाँ इनकी भेंट का उल्लेख किया है। इन दोनों की जो भेंट का उल्लेख है वो किसने किया है? वो जस्टिन ने किया है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर, इनकी भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया है। और सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने दी है? विलियम जोन्स ने दी है। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चाणक्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ की तुलना किससे की जाती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ की तुलना माकियावेली के प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। माकियावेली के प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। किसकी तुलना? अर्थशास्त्र की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये अर्थशास्त्र ग्रंथ है ये राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। यह राजनीति शास्त्र का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जिसे कि चाणक्य द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है वो है अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करने वाला स्तंभ लेख का नाम क्या था? तो अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करने वाला जो स्तंभ लेख है वह है भाब्रू, जो कि वैराट में। भाब्रू जो कि वैराट में। अशोक के पहले शिलालेख की बात करें तो इसमें पशु बलि को निषेध किया गया है। इसमें पशु बलि को निषेध किया गया था। जो अशोक का पहला शिलालेख था, ध्यान रखिएगा मैं शिलालेख की बात कर रही हूँ, उसमें पशु बलि को निषेध किया गया। इसके सिवा अशोक का जो 13वां शिलालेख है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व, यानी अशोक के राजा बनने के 8वें वर्ष में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के पश्चात ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस युद्ध में इतना ज़्यादा मारकाट हुई, इतनी ज़्यादा उसने हिंसा देखी और इतना रक्तपात हुआ कि उससे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके सिवा अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष में, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले अगला क्वेश्चन है अशोक को बौद्ध मत में दीक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध मत में शिक्षा, बौद्ध धर्मावलंबी होने की जो दीक्षा है किसने दी है? निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने दी है। किसने दी है? निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने। यह शिक्षा इसे यानी अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष में दी गई थी। अशोक को यह शिक्षा कब दी गई थी? उसके शासनकाल के 4थे वर्ष में। 4थे वर्ष में वो उसे दीक्षित किया गया था बौद्ध धर्मावलंबी होने के लिए। साथ ही साथ
जब जो मोगलीपुत्र तिस्स हैं, मोगलीपुत्र तिस्स, इनके प्रभाव में अशोक पूरी तरीके से बौद्ध धर्मावलंबी हो गया था। अशोक मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में आके पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्मावलंबी हो चुके थे। इसके सिवा ये जो मोगलीपुत्र तिस्स हैं, अगर इनके बारे में बात की जाए तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। मोगलीपुत्र तिस्स ने तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी, तृतीय बौद्ध संगति की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्तपात होने के कारण जो राजा अशोक थे इनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये आपको अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। अब साथ ही साथ ये जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के 2 शासक कौन कौन से, राजा अशोक, सम्राट अशोक और इनका पौत्र यानी इनके बेटे का जो बेटा था दशरथ, ये दोनों ही शासक बौद्ध धर्मावलंबी हुए थे। ये दोनों बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सारनाथ का धम्मिक स्तूप किस काल का है। सारनाथ में कई सारे स्तूप बने हुए हैं, तो उसमें से जो धम्मिक स्तूप है वह गुप्तकालीन है। सारनाथ का जो धम्मिक स्तूप है वह गुप्तकालीन है। इस स्तूप की जो खोज है वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। इस स्तूप की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। साथ ही साथ सांची और जो भरहुत स्तूप है, सांची और भरहुत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची रायसेन जिले में और भरहुत स्तूप सतना जिले में। ये दोनों स्तूप ये भी सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। इनका निर्माण भी सम्राट अशोक ने ही करवाया था और इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इन दोनों स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो आपको याद रखना है कि सारनाथ का जो धम्मिक स्तूप है वह गुप्त काल का स्तूप है और इसकी खोज किसने की है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। आपको कॉलिन मैकेंजी आपको याद रखना है। और जो सांची और भरहुत स्तूप है उसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गूढ़ पुरुष किसे कहा जाता था। तो मौर्य काल में जैसे कि आज के समय में जो भी अलग अलग पद होते हैं तो उस पे पदासीन व्यक्ति को एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। उसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में भी जो मंत्रि परिषद थी उसमें व्यक्तियों को मंत्रि परिषद, साथ ही साथ जो आम लोग थे उसमें भी उन लोगों को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता था। जैसे कि गूढ़ पुरुष जो गुप्तचर होते थे उनको कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गूढ़ पुरुष किसको कहते हैं, गुप्तचर को कहते थे। अगला क्वेश्चन है अहितक। अहितक किसे कहते थे, जो अस्थायी दास होते थे, जो भी काम के समय में जिन्हें मतलब कि बुलाया जाता था या उपयोग में लिया जाता था और उसके बाद वो अपनी सर्विस से फ्री होते थे। ऐसे दास अस्थायी दास कहलाएंगे, टेम्परेरी सर्वेंट। इन्हें अहितक कहा जाता था, इन्हें अहितक कहते थे।
अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो पण थी। ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी, जो कि जिसमें कि आदान प्रदान होता था, वह मुद्रा क्या थी? पण थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कि लेन देन का कार्य होता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के खरोष्ठी लिपि में अभिलेख कहाँ मिलते हैं? तो अशोक के जो खरोष्ठी लिपि के अभिलेख हैं वो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में मिलते हैं। ये दोनों अभिलेख, अशोक के कई सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में भी हैं। कुछ शिलालेख आपको प्राकृत में भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। ये दोनों अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि अशोक की खरोष्ठी लिपि में लिखे अभिलेख कहाँ पर है, तो वह है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख अशोक का जो द्वितीय मुख्य शिलालेख है। अशोक ने बहुत से शिलालेख और अभिलेख तैयार करवाए थे, लेकिन इनमें से मैंने कुछ को ही इसमें शामिल किया है। तो जहाँ दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में मिलता है, तो अशोक का दूसरा मुख्य शिलालेख है, उसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख अशोक ने किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व एकत्र करने वाला क्या कहलाता था? तो राजस्व एकत्र करने वाला मौर्य मंत्रिपरिषद में समाहर्ता कहलाता था। क्या कहलाता था? समाहर्ता। जैसा कि मैंने बताया कि जो हर एक पदाधिकारी का एक स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे कि आज के समय में जिलाधिकारी होते हैं, उनको कि हम कलेक्टर के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से ये भी थे। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम था वो समाहर्ता का था। अगला है, आगरा अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो आगरा अध्यक्ष अकाउंटेंट थे, यानी कोषाध्यक्ष। आगरा अध्यक्ष को किस नाम से जानते थे? कोषाध्यक्ष। ये मौर्य मंत्रिपरिषद में जो पदासीन लोग थे, ये उनकी बात हो रही है। तो आगरा अध्यक्ष को किस नाम से जानते थे? कोषाध्यक्ष यानी अकाउंटेंट। अगला क्वेश्चन है, अग्रोनोमोई कौन कहलाता था? तो अग्रोनोमोई थे जो जलाशयों का निरीक्षण करते थे, उनको अग्रोनोमोई कहते थे। जलाशयों का निरीक्षण करना, एक तरह से को तो वाटर सप्लाई के से रिलेटेड जो भी काम थे उनको मॉनिटर करना, ये एग्रोनोमोई का काम था। प्रॉपर वाटर सप्लाई बनी रहे राज्य में भी, और साथ ही साथ में जो बेसिकली राज्य में जो उनका साम्राज्य था वहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो कंटिन्यू रहे, इसका काम एग्रोनोमोई का था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चंस कवर किए हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।